रेडी? थैंक यू, धन्यवाद। रेडी? नमस्कार साथियों, आज एक महीने से भी ज़्यादा के गैप के बाद मैं आपके सामने आया हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में। एक महीना हमारी पार्टी के लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत संघर्षपूर्ण था। बहुत कुछ झेलना पड़ता है और सबके साथ होता है, क्योंकि ये लंबा संघर्ष का रास्ता है, परेशानियां आती हैं। लेकिन व्यक्तिगत परेशानियों को गिनाने का ये वक्त नहीं है। जिस दौर से हम लोग, हमारा देश, हमारा लोकतंत्र आज गुजर रहा है, और जो एक भयानक खेल चल रहा है, पूरे लोकतंत्र को कैप्चर करने का, हाईजैक करने का, उस खेल को हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, जयराम रमेश जी, तमाम नेता हमारे, हम सब बार बार आपके सामने लेकर आते हैं। और इसलिए नहीं लाते कि साहब कुछ राज्यों में हम जीते, कुछ राज्यों में हम हारे। लगातार ये सवाल भी आते हैं, उस पर भी जवाब दूंगा मैं आपको। 2024 में मुझे याद है, मैं और जयराम रमेश जी इसी मंच पर बैठे थे, हरियाणा का चुनाव का नतीजा आया था, तब भी हमने कुछ इंगित किया था। उसके बाद राहुल जी ने एक बहुत विस्तृत प्रेस वार्ता की हरियाणा के वोट चोरी के विषय में। कर्नाटका के अलंग, जहां 6015 वोट का हेरफेर कैसा हुआ था, वो आप सबके सामने रखा। महाराष्ट्र में 5 महीने के अंतराल में 40 लाख कैसे नए वोट इंसर्ट कर दिए गए, लिस्ट में डाल दिए गए, वो हमने आप सबके सामने रखा। ऐसे अनेक उदाहरण आपके सामने रखे। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि हम लोग आपके सामने वोट चोरी की बात कर रहे हैं। एक वोटर लिस्ट के जो फ्रॉड से, उसके अलावा SIR की चाबुक और परिसीमन का चक्रव्यूह, ये 3 तरीकों से आप देख रहे हैं कि कैसे पूरी चुनावी प्रक्रिया को अपने कब्जे में लिया जा रहा है। ये इस देश में और हमारे जैसे लोकतंत्र के इतिहास में, अगल बगल के देशों का मैं नहीं उदाहरण लेना चाहता, मैं नहीं चाहता भारत की तुलना हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों से करूं, लेकिन यह कहीं देखने को नहीं मिलता जहां भी एक परिपक्व और स्वस्थ लोकतंत्र है। हमारे देश में एक परिपक्व और स्वस्थ लोकतंत्र रहा है, उसमें इस तरह का 3 तरफा हमला, मुझे लगता है, हम सबको लगता है कि जो लोकसभा के परिणाम थे, जिसमें एक माइनॉरिटी सरकार चलाने पर नरेंद्र मोदी जी को विवश कर दिया, उसके बाद एक षड्यंत्र रचा गया कि कैसे चुनावी सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम इन 5 राज्यों के चुनावों के बाद ऐसी बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, कई लोग कल से पूछ रहे हैं, अरे साहब केरला में तो आप नहीं बोलते वोट चोरी हुई है, SIR हुआ, तमिलनाडु में नहीं बोलते। तो साहब ध्यान से कान खोलकर आप लोग सब सुन लीजिए, आपके माध्यम से कह रहा हूं। कमल कहां खिलता है? कमल खिलाने से पहले पहले कीचड़ फैलाना पड़ता है। जहां जहां कीचड़ फैलाया, वहां वहां कमल खिला। अब तमिलनाडु में कीचड़ नहीं फैल पाया तो कमल नहीं खिल पाया, केरला में कीचड़ नहीं फैल पाया तो कमल नहीं खिल पाया। तो यह कह देना कि जहां कांग्रेस जीत जाती है या गठबंधन के साथी जीत जाते हैं, वहां तो आप नहीं कहते कि SIR की मार पड़ी या वोट चोरी के माध्यम से कुछ हुआ या ज्ञानादेश हुआ, ज्ञानेश क्या नाम है, ज्ञानादेश हो गया, वहां तो नहीं होता। तो कारण आपने सुन लिया, कमल के लिए कीचड़ आवश्यक। केरला में 1 से 3 सीटें या 2 सीटें, जितनी भी अब इनकी बड़ी हैं, हर जगह प्रयास किया जाएगा कि पहले कीचड़ फैलाया जाए। आप इनका टूल किट देख लीजिए, आप इनका मॉडल देख लीजिए, पहले कीचड़ फिर कमल। यही हुआ, यही होगा, अगर हम सही वक्त पे, हम और आप जागे नहीं तो। बार बार हम बंगाल और असम की बात करते रहे, पश्चिम बंगाल और असम की, हम सब आवाजें उठाते रहे, भले हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो, TMC और हम, लेकिन आवाजें उठाते रहे, साहब कीचड़ फैल रहा है। चुनाव आयोग का काम क्या था
कीचड़ फैलने से रोकने का काम था, हेट स्पीच पे मजबूती से जवाब देने का काम था, एक्शन लेने का काम था, शिकायतों पे का संज्ञान लेने का काम था। चुनाव आयोग ने उस कीचड़ में खुद लेट लेट कर लोकतंत्र को दागदार बना दिया। यह हमारी शिकायत चुनाव आयोग से है, इस देश की शिकायत चुनाव आयोग से। हम टीएमसी के खिलाफ लड़े बंगाल में, आप सबने देखा, मजबूती से लड़े, प्रचार भी किया, सब कुछ किया, लेकिन वो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा था। चुनाव नतीजों के बाद राहुल जी ने एक स्पष्ट नैतिक स्टैंड लिया, सिद्धांत पे अडिग रहकर एक स्टैंड लिया, बहुत सैद्धांतिक स्टैंड था कि 100 सीटों के लगभग पे ममता जी की पार्टी के साथ खेल हुआ, धांधली से हराया गया। यह मायने नहीं रखता कि हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, यह मायने नहीं रखता कि हमने चुनाव प्रचार में एक दूसरे के खिलाफ खुलकर छींटाकशी की। मायने यह रखता है कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो वो नतीजों का नुकसान अगर हमारे प्रतिद्वंदी को भी होता है, धांधली का प्रभाव से होता है, तो उस पर हम आवाज उठाएंगे। मैं बधाई देता हूं अपने नेता को कि उन्होंने इतना सैद्धांतिक स्टैंड, सैद्धांतिक एक बात इस दौर में कही जहां सिद्धांतों की राजनीति का ऐसा लगता है कि समाप्त ही हो चुकी है। 30 लाख के करीब जीते जागते असली मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित किया गया। 91 लाख तो गायब हुए, 28 लाख को मताधिकार नहीं दिया, बोले कि अभी आपका डिस्प्यूटेड है, देखते हैं क्या है। 91 लाख वोट, 10 से 12% वोट आप एक राज्य से हटा दोगे और फिर कहोगे हम जीत गए। और टारगेटेड डिलीशन, जैसे महाराष्ट्र में टारगेटेड एडिशन था 40 लाख वोटर्स का। भाई अब मोबाइल बंद करिए प्लीज। जैसे महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर्स का टारगेटेड एडिशन था, बंगाल, असम में टारगेटेड डिलीशन था। साफ देखा जाता था, अच्छा मुसलमान है हटाओ, दलित है हटाओ, आदिवासी है हटाओ, गरीब है हटाओ। बिहार में हम ये बार बार कहते रहे, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, असम, बिहार, कई राज्यों का हम उदाहरण आपके सामने रखते आए हैं कि मतदाता सूचियां और चुनावी प्रक्रिया इस देश में नदारद होती जा रही है, कब्जे में आ चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। एक लोकतंत्र का चौकीदार ज्ञानेश गुप्ता, लोकतंत्र के चौकीदार ने चोरों के साथ मिलकर अपने ही कंधे पर इनको बैठाकर विधानसभा में लेकर जा रहा है। आपके सामने हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। ये इतिहास का एक काला अध्याय है, ये धब्बा है हमारे लोकतंत्र के इतिहास में कि चौकीदार खुद चोर को अपने कंधे पर बैठाकर विधानसभा के अंदर दाखिल करवा रहा है। जागने का समय है, हम बार बार बोल रहे हैं, हम अकेले नहीं बोलना चाहते, हम चाहते हैं सब बोलें, सब सुने। हमारे आपके वोट चोरी हो रहे हैं, 3 तरीकों से हो रहे हैं। राहुल जी ने पूरा आपको बताया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे याद है। कल मैं देख रहा था कि बीजेपी की आईटी सेल एक नैरेटिव बनाकर, मुझे लगता है कि कोई और नया हिरन आया होगा, पुराना हिरन है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मीडिया में बांटा जाता है, मीडिया उसको दोहरा रही है। हैरान हुआ मैं सुनकर, और घिनौनी बात कि अरे साहब कांग्रेस एक नई मुस्लिम लीग बन गई। अरे शर्म करो साहब। आप कहते हो, अभी मैं शुभेंदु अधिकारी को सुन रहा था कि हमें मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है। कई लोग कह चुके हैं, हमारे असम के दोस्त भी कहते हैं हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। आपको मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मुसलमान देखता है कि और कौन कौन सी पार्टी लड़ रही है साहब। चलो बीजेपी को तो हमारी जरूरत है नहीं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी लड़ रही है, ओवैसी साहब की पार्टी लड़ रही है, और एक राष्ट्रीय स्तर की सेक्युलर पार्टी लड़ रही है। मुसलमान ने बीजेपी को मना किया, ठुकराया, बीजेपी ने भी मुसलमान को ठुकराया। मुसलमान ने बीजेपी की तरह की जो तथाकथित मुस्लिम पार्टीज हैं उनको भी ठुकराया।
किसको वोट दिया? एक सेक्युलर पार्टी को वोट दिया। आपको उसमें भी शिकायत है। क्यों शिकायत है साहब? आप वोट को भी रंगीन क्यों बना रहे हैं कि साहब ये केसरिया रंग का वोट है, ये हरे रंग का वोट है, ये नीले रंग का वोट है? क्या है ये? 664 विधायक कांग्रेस के, उसमें 78% हिंदू और 12% मुसलमान, लगभग यही आबादी का प्रोपोर्शन है। मैंने ये देखा 78% हिंदू विधायक, 12% मुस्लिम। बोलने में शर्म आती है मुझे, इस तरह की बात इस दौर में हमें करनी पड़ रही है 21वीं शताब्दी में। मुझे याद है यूपी का चुनाव हुआ पिछला, कुछ सीटों का आंकड़ा आया, हमारे साथी बैठे हैं, इन्होंने निकाला, साहब यहां तो 65% मुस्लिम आबादी है, बीजेपी जीत गई। बीजेपी वाले आए टीवी पर बन ठन के मेकअप करके, बोले साहब देखो मुसलमानों ने भी हमें वोट दे दिया। जहां आपको वोट मिलता है मुसलमानों का, वहां आप खुशी खुशी इठलाते हुए आते हो, साहब मुसलमानों ने हमें वोट दे दिया। जहां आप खुद कहते हो हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वहां आप कहते हो देखो देखो कांग्रेस को वोट दे दिया मुसलमानों ने। ये संविधान की भाषा है क्या? इस तरह की राजनीतिक संस्कृति बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में उसकी अनुमति है क्या? हम गलत कहते हैं जब हम कहते हैं कि ये संविधान बदलने को आतुर हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कब ये संविधान बदल सके? क्या राहुल गांधी जब अपने हाथ में वो लाल किताब, वो लाल संविधान रखते हैं और बार बार दोहराते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि इनकी असली मंशा यही है, ये इनके इन कथनों में, इनकी इन टिप्पणियों में आपको नहीं समझ में आता? आबादी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने आज से नहीं, पिछले 140 सालों के इतिहास में आबादी के हिसाब से सबको प्रतिनिधित्व दिया है। यही असली लोकतंत्र है, यही असली सेक्युलरिज्म है, यही असली नारा उन्होंने हमसे चुराया होगा, लेकिन असली सबका साथ सबका विकास यह है। शुभेंदु अधिकारी की कल की आप टिप्पणी सुन लीजिएगा। आप टारगेटेड तौर पे जहर उगलते हुए एक कौम के खिलाफ और उनके प्रतिनिधित्व को सीमित करने की कोशिश करते हो, जो आसाम में हुआ परिसीमन के दौरान, और फिर कहते हो कि देखो मुसलमान उनको वोट दे रहे हैं। खंजर आप चलाओ और मुसलमान उफ भी ना बोले, ये तो हम नहीं होने देंगे। बात मुसलमान की नहीं है, बात दलितों की भी है, बात आदिवासियों की भी है, बात मजलूमों की है, गरीबों की है, बात महिलाओं की है, बात उन तमाम कमजोर तबकों की है जिनको आप जानबूझकर और कमजोर करना चाहते हो। हम उन्हें कमजोर नहीं होने देंगे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, दलित हो या आदिवासी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई हो, हम नहीं होने देंगे कमजोर। 140 साल का हमारा इतिहास है, हम कमजोरों के साथ खड़े हैं। उनका धर्म नहीं देखते, उनकी जाति नहीं देखते, हम खड़े रहेंगे उनके साथ और हमें गर्व है इस बात का। बंगाल में हिंसा का एक दौर शुरू हुआ है जब से नतीजे आए हैं, उसे रोकने की जगह दिल्ली से उन्हें भड़काने का काम हो रहा और कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। रोज डिबेट्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, साहब इनका एग्जिट पोल ठीक हुआ, उनका गलत हुआ, ये हिंदू पार्टी हो गई, वो मुसलमान पार्टी हो गई। शर्म करिए साहब, हो क्या रहा है बंगाल में? ये ऑफिसेस जलाए जा रहे हैं प्रतिद्वंदियों के, लोगों को मारा जा रहा है, डीजे बजा बजा के अश्लील गाने चलाए जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। ये लोकतंत्र है? कोई जीतती है पार्टी, हम तो बचपन से देखते आए, कांग्रेस जीतती है साहब, हम जाते थे, जुलूस निकालते थे, खुश होते थे, नारे अच्छे लगाते थे, बीजेपी के खिलाफ नारे लगाना बंद कर देते जिस दिन हम जीत जाते थे। हम अपनी पार्टी की जिंदाबाद करते थे, हिंसा तो नहीं करते थे। ये जीत की खुशी नहीं है, ये कुछ और है, ये गुंडागर्दी है, ये दादागिरी है, ये लोगों को डराने का तरीका है। डराने की क्या जरूरत है? अब तो आपको संविधान की शपथ लेनी है, उससे पहले आप ये क्या माहौल बना रहे हो? 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, आप अपने पद के अनुरूप आचरण करिए, रोकिए इस हिंसा को। बंगाल आपकी तरफ देख रहा है, पता नहीं क्यों देख रहा है, हम तो देख देख कर परेशान हो गए, थक गए। आपने कभी उस तरह का आचरण नहीं किया। एक और आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, आप भी देखिएगा, आप में से कुछ लोग रिसर्च करते रहते हैं। जिन मतदाताओं को बंगाल में वोट के अधिकार से वंचित रखा गया, उन सीटों पर जीत का मार्जिन एसआईआर डिलीशन के नंबर से कम है। सब कुछ आपके सामने है, दूध का दूध, पानी का पानी।
ब्लैक एंड व्हाइट। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इसका संज्ञान लेगा और मतदाताओं को उनके अधिकार फिर से देकर, हमें लगता है कि उन सीटों पर फिर से पुनर्मतदान होना चाहिए। मार्जिन्स आपके सामने है। द नंबर ऑफ पीपल यू डिप्राइव्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ वोटिंग इन बंगाल, look at the margins of victory on those seats. The margins of victory on those seats are less than the number of people you've deleted from the voters list. And those people are still waiting for their right to vote to be restored, and we hope and pray that the Honorable Supreme Court takes so much cognizance of this and restores their right to vote. बात सर्वोच्च न्यायालय की मैं इसलिए बार बार और मन में पूरी श्रद्धा के साथ हम लोग करते हैं, मेरा निजी मामला हो, आपका मामला हो, किसी का भी मामला हो, लोकतंत्र को बचाने में हमेशा सर्वोच्च न्यायालय की एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अत्याचार करने वाला, दमन करने वाला कितना ही बड़ा हो, 200-250 पुलिस भेज दे, कुछ कर दे, सर्वोच्च न्यायालय आंख बंद करके बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का स्मरण करके हमेशा निर्णय लेता। और बाबा साहब अंबेडकर साहब के संविधान के सामने ये तमाम ताकतें बौनी हैं। आपके सवाल। अभी देखिए, ये सब जुडिस मामला है, उस पर बात करेंगे, अभी रुकिए, सही जगह पे करेंगे। The way in which Mamata Banerjee has refused to let it go, she has said that I am not going to resign from the post of the chief minister. Do you agree with the stand which TMC she has taken? Do you agree with the fact that the victory margins on seats, where the deletion margins were high, just compare the two margins? Would you agree that 100+ seats were completely robbed, stolen from TMC? First answer me. Give me the answer to this question. Is this the right way to conduct elections? Is this the right way to do SIR exercise? सर, पवन सर, इधर से सर, पवन सर। हाँ, सिद्धार्थ, जिसके हाथ में माइक है उसको, जिसकी लाठी उसका भैंस। पवन सर, एक क्वेश्चन। दो लोगों के पास लाठी सर, असम के लोग हैं, शायद अल्फाबेटिकली देख लेते हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों ने एकजुट होने में, जो आज आप एकजुटता दिखा रहे हैं, ये देर करी चुनाव से पहले? संजय राउत भी कह रहे हैं ममता बनर्जी को राहुल गांधी से पहले बात कर लेनी चाहिए थी, तब ये चीजें, अब देखिए वो बात के नतीजे होते। दूसरा सवाल मेरा पहला ये है कि आप लोगों की कहीं ये इस रीड करने में गलती रही, क्योंकि SIR की बात पहले आप उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा बात नहीं होती है। राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जब DMK को छोड़ के आप लोगों ने, या अभी TVK को आपने जब समर्थन दिया है, तो DMK की तरफ से और कई और लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक ये बैक स्टैबिंग जो है अलायंस के अंदर कांग्रेस ने DMK के साथ की। मैं आपको पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूं, पहला फिर भूल जाऊंगा तो फिर पूछ लेना। दिसंबर 2013, याद करिए, आप में से काफी लोग उस वक्त भी पत्रकार थे, कुछ नौजवान हैं, कुछ मेरे जैसे हैं। दिसंबर 2013 में DMK ने खुद स्वतः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्णय लिया कि वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उनका लोकतांत्रिक हक था, उन्होंने किया। तब आपने पूछा क्या उनसे? ये बैकस्टैबिंग है। इसको बैकस्टैबिंग नहीं कह सकते। दो पार्टियां हैं, मिलके चुनाव लड़ी। ऑब्जेक्टिव क्या है? मकसद क्या है? मकसद है कि कीचड़ नहीं फैलना चाहिए, और कीचड़ को फैलने से रोकने के लिए अगर हम लाइक माइंडेड पार्टीज मिलकर सरकार बना रही हैं तो उसमें क्या आपत्ति है? मैंने आपको 2013 दिसंबर का उदाहरण दिया। 2014 में लोकसभा चुनाव हुए, नतीजे देखिए तमिलनाडु। पहला क्वेश्चन आपका था कि सही वक्त पे बात होनी चाहिए थी। SIR को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राहुल जी की, आप गलत कह रहे हैं। SIR को लेकर पूरी की पूरी यात्रा हुई बिहार में। SIR को हमने कभी अबैंडन नहीं किया, हमने हर चुनाव में SIR का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी ने SIR का मुद्दा शायद सबसे पहले
और सबसे मुखर आवाज में उठाया और उठाते रहे। पवन सर, मैं आसाम से, एक रिलेटेड क्वेश्चन है। रिजल्ट से पहले हिमंता बिश्वा शर्मा ने बोला, आपके बारे में बोला था, अगर सरकार बीजेपी का अगर हो गया आसाम में और सीएम वो बन गए तो आपको जेल में तो डालेंगे ही और मरते दम तक आपको आसाम के जेल में रहना तो पड़ेगा। अब अभी इसमें रिजल्ट ये एक कानून के सामने है सब कुछ, कोर्ट में है ये सब कुछ, तो उस पे मैं टिप्पणी करूं ये न्याय संगत नहीं होगा। सही वक्त पे सब जानकारी दूंगा। पवन जी, मेरा सवाल ये है कि कल तमिलनाडु के भीतर नई सरकार का शपथ होने जा रहा है। तमाम दिग्गज, तमाम बड़े नेता वहां पे पहुंच रहे हैं। क्या राहुल गांधी भी वहां पे जाएंगे? जो जानकारी होगी आपको तुरंत साझा करेंगे। दूसरा एक और सवाल है कि पश्चिम बंगाल के भीतर ममता बनर्जी जिस तरीके से आंदोलन कर रही हैं, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, क्या राहुल गांधी का भी जाने का इस पे चर्चा कार्यक्रम हो रही है, जरूर आपसे बात करेंगे। लेकिन जो बंगाल में हुआ उस पे सबका ध्यान, और मुझे लगता है ये इंडिया अलायंस की जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया, पूरे देश ने उस स्टैंड को समझा, सराहा कि इस तरह की राजनीति, एक कांग्रेस ब्रांड की, कांग्रेस मॉडल की, राहुल गांधी ब्रांड की पॉलिटिक्स ने सबने सराहा उसको। पवन सर, मेरा सवाल। माइक पहले माइक भी और महिला भी तो फर्स्ट प्रेफरेंस। खेरा साहब, मेरा एफआईआर तो नहीं कर रहे? खेरा साहब, मेरा दो सवाल है। एसआईआर को लेके जब राहुल गांधी, या वोट चोरी को लेके जब राहुल गांधी प्रेस वार्ताएं कर रहे थे 24 के बाद, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, तब जो दल है, बाकी विपक्षी दल इंक्लूडिंग टीएमसी कि अभिषेक बैनर्जी से लेके तमाम नेता मजाक कर रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उनके नाक के नीचे वोट कट जाए, वोट चोरी हो जाए, आप ग्राउंड पे रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये तो बहानेबाजी है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही करिएगा। सवाल खड़े किए गए थे। राहुल गांधी ने पीपीटी भी किया था, तो उसको लेकर भी कोई ज्यादा कन्विंस नजर नहीं आ रहा था। तो आज क्या बनता है कि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को बोले कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। राहुल जी ने कोविड के पहले मोदी जी को बोला था कि कोविड होने वाला है। मोदी जी ने मजाक उड़ाया था, फिर क्या हुआ? राहुल जी ने तो कई बार मोदी जी को कई चेतावनियां दी कि साहब ये होने वाला है, सचेत हो जाइए। हमारा ये काम नहीं था उन्हें चेतावनी देने का, हम तो विपक्ष में हैं, लेकिन दी थी। मोदी जी सचेत नहीं हुए। आप वो सब सवाल पूछिए ना, ये सब तो ठीक है, आपने बोल दिया। उसी पे कंटिन्यूटी में सर, तमिलनाडु में स्वेरिंग इन होने वाली है विजय की, उसको लेके तमिलनाडु पीसीसी की तरफ से के थ्रू न्योता है राहुल गांधी को। स्वेरिंग आपको सही वक्त पे जानकारी जरूर देंगे। वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? जरूर आपको जानकारी देंगे। पवन सर, आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर नाउ। पवन सर, एक सवाल इधर से। कहाँ से? हाँ सर, पश्चिम बंगाल में जो नतीजे आए हैं उसको लेकर खासतौर से टीएमसी और अब दूसरी जो विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन की, वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि 12 बजे से 6 बजे के बीच जिस तरह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ, सीसीटीवी बंद कर दिया गया, अब ये मांग की जा रही है कि 12 से 6 के बीच के सीसीटीवी फुटेज को इलेक्शन कमीशन को पब्लिकली डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी पहले लीड कर रही थी, बाद में उनको आखिरी कुछ राउंडों में ट्रेल करवाया गया, तो इस पे कांग्रेस क्या? बिल्कुल, सबको शक तो खैर अब गलत शब्द है, यकीन में बदल गया है शक, कि घपला हो रहा है, धांधली हो रही है, और धांधली को छिपाने के लिए नियम भी बदले गए कि कितने वक्त तक सीसीटीवी फुटेज रखेंगे, ये सब भी नियम किसी कारण से बदले गए। तो जो मांग है वो बहुत जायज मांग है। साहब, पर्दे के पीछे क्यों ये सब हो रहा है? सामने लाइए, अगर कुछ छिपाने को नहीं है तो आइए सामने लाइए, सब कुछ सामने सार्वजनिक करिए। Sir, on DMK calling you backstabbing, you have given an explanation, but DMK also is in fact criticizing that when it comes to Congress, they are greedy, they are running after ministerial berth. That's why they overnight decided to dump DMK. How do you react to that? Well, I think that's an unfair remark to make, because last 5 years we were partners and we were never hankering after positions, not even a board or a corporation. So that's not a fair remark to make against the Congress party. सर, पवन सर, सर इधर 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 एक ही माइक रखा करो, दो में कंफ्यूजन हो जाता है। सर, आप जिन 100 सीटों की बात अभी कर रहे थे कि वहाँ जो
SIR में डिलीशन हुआ वो वोटर मार्जिन से ज़्यादा था, तो क्या उन 100 सीटों पे, लगभग 100 सीटों का जिक्र किया आपने, उन 100 सीटों पे फिर से चुनाव हो ऐसा ये मन कर रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि साहब अब किससे उम्मीद रखेंगे? हम तो सर्वोच्च न्यायालय से ही उम्मीद रख सकते हैं, उन्हीं से कह सकते हैं कि संज्ञान लीजिए। जी सर सर ममता बनर्जी ने हार के बाद इंडिया गठबंधन की एकता की बात की है। लोकसभा में भी आप लोग का गठबंधन नहीं हो पाया था। आपको लगता है कि अगर पहले से इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बंगाल में चुनाव मैदान में उतरता तो नतीजे अलग होते? क्या राजनीति एक मिनट, क्या ये सबक आप लोग उत्तर प्रदेश में लेंगे? दूसरा ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल की जीत की बधाई दी है, कैसे कांग्रेस देखती? राजनीति एक ऐसा विषय है जहां हारने के बाद भी सबक लिया जाता है और जीतने के बाद भी सबक लिया जाता है। तो सिर्फ हारने वाले को सबक लेना हो ये सही नहीं है, जीतने वाले को उससे ज्यादा सबक लेने पड़ते हैं। अब मुझे लगता है इससे ज्यादा बोलना उचित नहीं है। पवन सर, रही बात ट्रंप साहब ने बधाई दी है तो मोदी जी तो बड़े खुश हो गए होंगे, आज एक रोटी एक्स्ट्रा खाएंगे और तो क्या ही खाएंगे। पवन सर, हमने देखा कि राहुल गांधी जो है उन्होंने भी मांग की थी कि जो वीडियोस है वो दी जाए विपक्ष को। अब दोबारा से पश्चिम बंगाल के मतगणना के बाद ये मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। आगे क्या रणनीति होगी विपक्ष की? क्या हम सड़कों पे देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, आप सड़कों पर भी देखेंगे। हम आवाज उठा ही रहे हैं इसीलिए, और राहुल जी ने शायद सबसे आगे बढ़कर सबसे पहले नेता देश के जिन्होंने इस तरह का ट्वीट किया। आप में से किसी को शायद उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह का स्टैंड कांग्रेस पार्टी लेगी, लेकिन अब आप समझ लीजिए यही है कांग्रेस, असली कांग्रेस यही होती है। तो जाहिर सी बात है हम आवाज उठा ही इसलिए रहे हैं कि जितना हो सके भरसक प्रयास किया जाएगा चुनाव को कैप्चर होने से बचाने के लिए। पवन जी, जिस स्टैंड की आप बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने भी एक स्टैंड लिया है। वो कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि ये कब्जा करके वो सरकार बनाई है बीजेपी ने। तो क्या ये जो ममता बनर्जी का स्टैंड है इस पर भी कांग्रेस पार्टी भी कायम है? ये दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। इस दौर का इतिहास में भी कहीं उल्लेख नहीं है। कई चीजें पहली बार हो रही हैं, इस तरह की विस्तृत चोरी पहली बार हो रही है, तो इसका जवाब भी अलग अलग तरह से आएगा, वो भी पहली बार आ रहा है। तो हम सब देख रहे हैं, हम और आप इतिहास के गवाह बन रहे हैं। कल आने वाली पीढ़ी को आप गवाही देंगे कि हां वोट चोरी हुई, हां सरकार चोरी हुई, और आप यह भी बताएंगे कि उस चोरी का जवाब फला ने ऐसे दिया, किसी और ने कैसे दिया। जवाब भी देखिए और चोरी भी देखिए, फिर आप खुद तोलिए क्या ये जवाब उचित है या नहीं है। जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुई वहां से शुरू कीजिए। डिलिमिटेशन की, परिसीमन की जो एक्सरसाइज थी, उसका मकसद ही यही था कि कैसे सीमित करना है सीटों को। विपक्ष की जो पक्ष में जाती हुई सीटें होती हैं उनको कैसे रोकना है, एक संख्या उनकी रोक कर रखनी है। तभी मैं कह रहा हूं कि 3 तरह से हमला हुआ। SIR, परिसीमन, ये परिसीमन का तो बहुत महत्वपूर्ण हमला है। तो यही विश्लेषण हर सीट का अगर आप करेंगे, असम का कर लें, बंगाल का कर लें, यही निकल कर आएगा कि परिसीमन से जानबूझकर असम में इस तरह का नुकसान पहुंचाया गया। तरह से हो रहा है, फिर उसके बाद गौरव गोगोई को जोरहाट कंस्टिट्यूंसी से प्रोजेक्ट किया गया था और वहाँ पे बहुत कम वोटों, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है वोटों का। तो वो क्या एग्जैक्टली था? अगर उसी हिसाब से पता है तो लोकसभा में वो है, उसके बाद भी उसको वहाँ पे प्रोजेक्ट किया था और ये भी आया था कि वो CM प्रोजेक्शन के हिसाब से किया गया था। तो ये एग्जैक्टली क्या है और आगे का क्या रणनीति होगा उसका? आगे का रणनीति कल गौरव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप देखिए, आज़ादी से पहले का इतिहास हो, आज़ादी के बाद का इतिहास हो, कई बार गिरकर फिर उठे, उठकर फिर चले, चलकर फिर दौड़े और अपनी मंजिल तक पहुंचे। यही कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, यही आगे की रणनीति है, असम हो या कोई और राज्य। हो गया, थैंक यू। कोई बाइट्स नहीं, अब मैं निकलूंगा। मुझे बता देना, मेरे को भी नहीं मालूम।